हेलो एवरीवन, माय नेम इज संकेत जैन। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग अवेयर हैं अबाउट द राइजिंग टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हम सब अवेयर हैं इस बात को लेकर कि कैसे हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमें प्रोटेक्ट कर रही है एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। पर दोस्तों, जब भी कोई वॉर होता है, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, हम जनरली बात करते हैं उससे रिलेटेड इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। हम बात करते हैं उससे रिलेटेड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। बट हम ऑफन इग्नोर कर देते हैं उसी से रिलेटेड साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी कोई वॉर होता है, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, या जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है कि जब आप वॉर में भी नहीं हैं और आप पीस में भी नहीं रह पा रहे, तो उस स्थिति में एक कॉमन मैन के माइंड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। क्योंकि आप देखेंगे आज के टाइम पर हम इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन से अपने आप को एक्सपोज कराते हैं, हम हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन का हमारे माइंड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, इसके क्या इमीडिएट इम्पैक्ट होंगे, इसके क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे। पर दोस्तों, इस सब चीज़ों को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कैसे आज के टाइम का वॉरफेयर कंप्लीटली चेंज हो गया है। आप देखोगे आज के टाइम का वॉरफेयर पहले की तरह कन्वेंशन नहीं है। आज के टाइम का वॉरफेयर बन गया है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, एक हाइब्रिड वॉरफेयर। लेकिन पहले से ये कभी ऐसा नहीं था। तो अगर आप इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर या 2 के टाइम पर, 1 के टाइम पर आप देखेंगे, एंशिएंट टाइम में आप देखेंगे जो बैटल्स हुआ करते थे उनमें सिविलियंस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते थे, क्योंकि सोशल मीडिया तो था नहीं इतना। और सिविलियंस पर इम्पैक्ट आता था इनडायरेक्टली, टैक्सेस लगा दिए, इकोनॉमिक बर्डन बढ़ा दिया। बट जैसे आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 2 आया, मॉडर्न वॉरफेयर आया, सिविलियंस बिगिन टू डायरेक्टली इन्वॉल्व इनटू द वॉर। आप देखोगे जो वॉर पहले बैटल फील्ड में था, अब वही वॉर हॉस्पिटल्स में आ गया, स्कूल्स में आ गया, आपके घरों में आ गया। शहरों पर बम्बार्डमेंट होना शुरू हो गए। फॉर एग्जाम्पल हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम्बार्डमेंट हुए, तो वॉरफेयर कंप्लीट तरीके से चेंज हो रहा था। और जैसे ही वॉरफेयर चेंज हुआ, दुनिया ने इसको समझा, दुनिया ने इसको पहचाना। इसको क्या मिला? इसको मिला ग्लोबल रिकग्निशन बाय द फॉर्मेशन ऑफ यूनियन, बाय द फॉर्मेशन ऑफ WHO, बाय द फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेफ, बाय द फॉर्मेशन ऑफ UNHCR, एंड आल्सो बाय द फॉर्मेशन ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन, जिन्होंने समझा कि कोई भी वॉर होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसकी क्या एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट होती है। अब आप इसी टाइम पर देखेंगे जब दुनिया में ये वॉर हो रहे थे, दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, तो हमारे देश में भी काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट थे जो आप देख पाएंगे। जैसे आप देखेंगे उस टाइम पर पार्टीशन हुआ, वन ऑफ द लार्जेस्ट माइग्रेशन टुक प्लेस, काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल वायलेंस हुआ। आप देखेंगे अलग अलग वॉर, 65-71 का वॉर, कारगिल वॉर, रिसेंट जो टेररिस्ट अटैक हुए उससे पहले भी अटैक हुए। तो इन सब में लोगों के जो लव्ड वंस होते हैं वो उनको खो देते हैं, उनकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आता है। या आप देखेंगे एक वॉर में जो सोल्जर जो बहादुरी से लड़ रहा है, वो अपने घर जब वापस आता है तो उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आता है। इन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि WHO ने बताया है कि हर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में आप देखोगे 1 in 5 पीपल सफ़र फ्रॉम मेंटल हेल्थ कंडीशन। सिविलियंस आर एक्सपोज टू मीडिया 24/7। उसे देख देखकर उनके माइंड के अंदर फियर जनरेट हो गया है। आप देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है बाय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जिन्होंने बताया कि कारगिल वॉर विडोज शेयर्ड हाउ ग्रीफ रिशेप्ड देयर आइडेंटिटीज। ठीक है, आप देखेंगे जो कारगिल में जो वॉर विडोज थी, वो कैसे एक ग्रीफ की स्टेज में फंस कर रह गई। इसी को एक्सप्लेन करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, एलिजाबेथ कुबलर रॉस। इन्होंने एक ग्रीफ का एक मॉडल दिया है। होता क्या है, जब हम अपने किसी लव्ड वन को लॉस्ट कर देते हैं तो आप देखोगे उसकी एक स्टेज होती है, ये साइकिल होती है। आप पहले शॉक में जाएंगे, डिनायल मोड में जाएंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस चीज़ को। फिर आपको गुस्सा आएगा, आप बार्गिन करेंगे, आप डिप्रेशन में जाएंगे, और फिर फाइनली आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तभी आप मेंटल हेल्थ अपनी प्रॉपर रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन देखा यह गया इस पर्टिकुलर स्टडी के अंदर, जो TISS के द्वारा की गई थी, कि जो वॉर विडोज होती हैं वो इसी स्टेज में फंस के रह जाती हैं। दे आर इन बिटवीन ऑफ शॉक एंड डिप्रेशन। वो जो है इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। दे आर अनेबल टू एक्सेप्ट कि दे हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। दिस इज एक्चुअली द मॉडल गिवन बाय कुबलर रॉस। और ये बताता है कि कैसे फिर हमेशा वो मेंटल हेल्थ का शिकार रहेंगी, हमेशा वो डिप्रेस रहेंगी। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे इमीडिएट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हैं कॉमन मैन के माइंड के ऊपर। आप देखोगे इसी स्टेज में हम आगे बढ़े, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स विच वॉज गिवन बाय कैनन बॉट
अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट अगेन, इन्होंने बताया था कि जब भी कोई वॉर होता है तो उसमें हम फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम में आ जाते हैं। जब भी कोई वॉर होगा तो आपका ऑटोमेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। आप सोचना शुरू कर दो कि मैं यहाँ रुकूं या मैं जहाँ से जाऊं। आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगी। आपकी रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपको स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी। आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत बढ़ गई, नमनेस आ गई आपकी बॉडी के अंदर। ये सिंड्रोम आ जाता है इन द केस ऑफ वॉर, इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इनटू द कॉमन मैन। और इसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आएगा और उनकी फिजिकल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आएगा। द सेकेंड वन यू कैन सी पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको पहचान मिली थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। इसी टर्म को पहले के टाइम पर शेल शॉक बोला जाता था। आप देखोगे जो वॉर रिटर्निंग सोल्जर्स होते हैं या जो कॉमन मैन भी होते हैं, उनमें काफ़ी ये इम्पैक्ट देखने को मिलता है। आप देखेंगे जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कोई सोल्जर है जो वॉर से वापस अपने घर पे आता है। अब उसने इतने सारे गन शॉट सुने हैं, इतने सारा बम्बार्डमेंट देखा है। उसको अगर मान लीजिए कोई एक फटाका भी फटता है, एक क्रैकर भी बर्स्ट होता है, तो वो तुरंत उसकी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी। उसको लगेगा कहीं पे गन शॉट हो रहा है। तो दिस व्हाट पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, क्योंकि उसकी आप बाद में वॉर के बाद में प्रॉपर काउंसलिंग नहीं की। और ऐसा ही उन लोगों के साथ में भी होता है जो वॉर अफेक्टेड एरियाज में रहते हैं। सेम यू कैन सी द क्लासिकल कंडीशनिंग। ये कंसेप्ट जो था दिया गया था साइकोलॉजी में पेवलॉव के द्वारा। कंडीशनिंग क्या होती है कि हमारी बॉडी, हमारा माइंड कंडीशन हो चुका है। 1 बजे हमें भूख लगनी शुरू हो जाएगी, हमारी बॉडी, हमारा माइंड कंडीशन हो चुका है। 7 से 8 बजे हमें डिनर करना है, माइंड और बॉडी कंडीशन हो गया है। आपके फेवरेट डिश के बारे में बोला गया तो आपके मुंह में पानी आ गया। दिस इज व्हाट कंडीशनिंग। तो ऐसे ही आप देखोगे जब कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट हो रहा है तो आपको पता है, आपको कोई तेज आवाज सुनाई दी तो आपको डर लगेगा। अब बम्बार्डमेंट हो रहा है, आपको डर लगा, बम्बार्डमेंट हुआ, डर लगा, फियर लगा, बम्बार्डमेंट, तो फियर और किसी भी भारी आवाज का बम्बार्डमेंट हो गया। अब वो इंसान, वो सिविलियन कहीं लोकल जगह पे भी जाएगा, वहाँ पे कोई मान लीजिए कोई लाउड नॉइज सुनाई दी तो उसको डर लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है, क्योंकि वो उसी जगह पे रह रहा है। अब आप सोचो दुनिया के बारे में, दुनिया के पर्सपेक्टिव में, ऐसी जगह जहाँ पर कंटिन्यूअस वॉर होता रहता है, कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, वहाँ पर किस तरह से कंडीशनिंग हो चुकी है इन लोगों की किसी भी भारी आवाज़ और उनको फियर से लेकर। दिस इज वॉट कंडीशनिंग इज। ये होता है कंडीशनिंग कंसेप्ट। इसी तरीके से आप देखेंगे जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं वॉर और कॉन्फ्लिक्ट के, वो भी कॉमन मैन को माइंड को काफ़ी इम्पैक्ट पहुंचाते हैं। जैसे आप देखेंगे आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस। आप देखेंगे बच्चों के बारे में, जो बच्चे जो होते हैं 11-12 साल के बच्चे या और उनसे कम उम्र के बच्चे, जब उन्होंने अपने लव्ड वन को लॉस्ट कर दिया तो उनका बिलोंगिंगनेस जा चुका है, उनके जो प्राइमरी केयर गिवर हैं वो जा चुके हैं। अब एक बच्चे का बचपन में अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका एक सिक्योर अटैचमेंट फॉर्म नहीं होगा तो उसकी पर्सनैलिटी पे काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। इसी तरीके से ये जो स्टेज होती है, आप देखोगे 11-12 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, ये टाइम होता है जब उन बच्चों की एक प्रॉपर आइडेंटिटी फॉर्म करनी होती है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी फॉर्म कर ही नहीं पाते। उनको चाहिए क्या होना चाहिए, उनके आसपास अच्छा इन्वायरमेंट हो, उनके आसपास पेड़ पौधे हों, लेकिन उनके आसपास क्या है, उनके आसपास टैंक है, उनके आसपास वॉर हो रहा है, गन शूट हो रहे हैं, तो उनकी आइडेंटिटी रोल कंफ्यूजन में बदल जाती है। सेम यू कैन सी द सेकंड वन, सर्वाइवर गिल्ट। आप देखेंगे अगर किसी लव्ड वन को लॉस्ट कर दिया किसी सिविलियन या किसी आम आदमी ने, तो उसको सर्वाइवल गिल्ट हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि वो क्यों जिए, उसको अपनी लाइफ का मीनिंग समझ में ही नहीं आता है। ये एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ वॉर, बिकॉज ऑफ एनी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सेम द लास्ट वन यू कैन सी अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा, विच इज आल्सो नोन एज एपिजेनेटिक मॉडल इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। आप देखेंगे जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपको शोर सुनाई दे रहा है, गन शूट हो रहे हैं, बम्बार्डमेंट हो रहा है, तो वो डायरेक्टली आपके जीन्स को चेंज नहीं करेगा, लेकिन आपके जीन्स जैसे फंक्शन कर रहे हैं वो इन सब चीज़ों को चेंज कर देगा। आपकी बॉडी का डीएनए, आपकी बॉडी के जीन्स, दे बिकम वेरी सेंसिटिव टू स्ट्रेस, और यही चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर। तो अगर कोई फैमिली हमेशा ट्रॉमा में है, हमेशा स्ट्रेस में है, हमेशा बम्बार्डमेंट हो रहा है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हमेशा वॉर हो रहा है, तो वही आप चीज़ देख पाओगे जब उनके बच्चे होंगे, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, दे आल्सो बिकम वेरी सेंसिटिव टू स्ट्रेस काइंड ऑफ सिचुएशन। दिस इज इंटरजनरेशनल ट्रॉमा, आल्सो नोन एज एपिजेनेटिक मॉडल। तो आप देखेंगे इन सब चीज़ों का इमीडिएट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है जो कॉमन मैन के माइंड के ऊपर आता है। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड इन सब चीज़ों से होते हैं वो हैं बच्चे, चिल्ड्रंस। आप देखेंगे दे लॉस्ट देयर केयर गिवर्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेफ स्पेसेस, उनके घर चले गए, उनकी आइडेंटिटी पूरी डिस्टर्ब हो गई, दे आर विटनेसिंग वायलेंस ऑन रेगुलर बेसिस।
इन द सेम मैनर आप देखेंगे मणिपुर में स्टडी की गई थी, इंडियन जनरल साइकेट्री में ये पब्लिश है कि 30% यू विल फाइंड 30% ऑफ चिल्ड्रन दे वर एक्सपोज टू इंसर्जेंसी शोड PTSD। उनके अंदर भी, बच्चों के अंदर आप देखोगे दे वर हैविंग द सिम्टम ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो इस बात से हमें समझ में आया कि जो वॉर हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसके कितने ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हैं, कितने ज़्यादा इसके इम्पैक्ट हैं इमीडिएट और लॉन्ग टर्म। लेकिन हमें इन सब से बचना भी है। हमें अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतना मेंटल फोर्टिट्यूड डेवलप करना है कि हम इन सब चीज़ें लड़ सकें। तो क्या हम कर सकते हैं इन सबसे बचने के लिए? डेफिनेटली कुछ तरीके हैं जिनसे बचा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर द साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, विच इज़ द मोस्ट इग्नोर्ड वन ऑल्सो। हमें कुछ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन लेके आने पड़ेंगे, हमें थेरेपीज इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, स्ट्रेस इंड्यूस्ड थेरेपी, ताकि हम लोगों को बचा सकें, लोगों को हम काउंसलिंग दे सकें। इसके लिए डेफिनेटली पॉलिसी लेवल पर काम करना पड़ेगा। नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट, नंबर ऑफ साइकेट्रिस्ट और ज़्यादा बढ़ने चाहिए इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर भी, ताकि वो लोगों को प्रॉपर तरीके से काउंसिल कर सकें, डीब्रीफ कर सकें, समझा सकें कि क्या इम्पैक्ट आता है इन सब चीज़ का, उनको प्रिपेयर कर सकें इन सब चीज़ों को लेकर। सेम यू कैन सी, हमें सिक्योर अटैचमेंट बनाने पड़ेंगे बच्चों के लिए, ताकि हम उनको बेटर एक आइडेंटिटी बना सकें, उनका एक बेटर डेवलपमेंट कर सकें। ओके, हमें एजुकेशन और नॉर्मलसी वापस लाने की एज सुन एज कोशिश करनी चाहिए, ताकि इस तरीके का माहौल जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। दिस इज़ वॉट वी कैन डू इन दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोगों ने अपने लव्ड वन को लॉस्ट किया है, हमें उनके अंदर जो सर्वाइवल गिल्ट आ गया, हमें हटाना पड़ेगा। उन्हें समझाना पड़ेगा कि उनकी लाइफ का मीनिंग अभी भी बाकी है। आप इसी तरीके से देखेंगे, एक बहुत फेमस नाम है विक्टर फ्रैंकल। इनकी एक बुक भी है, मीनिंग फॉर लाइफ। ये हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर है और हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स टर्न साइकाइट्री। इन्होंने एक फील्ड होती है साइकोलॉजी की, एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी, जिसके बारे में काफ़ी कुछ बताया है। इन्होंने बोला है कि सफरिंग सीज टू बी सफरिंग द मोमेंट इट फाइंड्स मीनिंग। जो दुख है आपका खत्म हो जाएगा जब आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ का रियल मीनिंग क्या है। तो सर्वाइवल गिल्ट को हमें मीनिंग में कन्वर्ट करना है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आप समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी चीज़ का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना गहरा होता है और हमें उससे बचने की कितनी आवश्यकता है। थैंक यू एवरीवन।